वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम 12th क्लास अकाउंटेंसी और शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को थ्योरेटिकल पोर्शन को इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो पहले हमें कंपनी का मीनिंग समझना चाहिए, तो सबसे पहले हम कंपनी के मीनिंग को समझते हैं, फिर आगे चलेंगे कि हम कंपनी अकाउंट में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट, या तो 2013 जो इस समय का लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें रजिस्टर्ड कराना चाहिए जो हम 11th में सीख के आए हैं, या फिर कोई ऐसी पुराने जो इससे पहले वाले लॉज थे उसके अंदर एक कंपनी रजिस्टर्ड हो, एक इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, उसको हम कंपनी कहते हैं। According to Chief Justice Marshall, a company is a person, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law। ये पता है आपको कि वो आर्टिफिशियल होती है, इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है और सिर्फ आइस ऑफ लॉ में उसका एग्जिस्टेंस है, रियल में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confirm upon it, either expressly or as incidental to its very existence। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ लॉ है तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये कंफर्म करती है कि हाँ इनको एक जो है ऑनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी दी गई है। तो बस यही कंपनी में अलग होता है कि वो कंपनी जो है ऑनर से अलग होती है, उसकी अपनी एक अलग कानूनी अस्तित्व है। आगे चलते हैं तो फीचर्स की बात करें अगर कंपनी के, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स हैं। लगभग सारे आप लास्ट ईयर 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि एक बॉडी कॉरपोरेट है, मतलब कि कानून ने उसको बनाया है, बाय द लॉ इट इज़ क्रिएटेड। तो कॉरपोरेट होती है, बॉडी कॉरपोरेट होती है जो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सू किए जा सकते हैं, लिखे हुए हैं सारे नीचे। सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी होती है, अलग उसका कानूनी अस्तित्व होता है उसके ओनर से। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने भी उसके शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना भी उनके पास उन्होंने जो शेयर कैपिटल में अनपेड पार्ट है वहीं तक उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। परपीचुअल सक्सेशन होती है, मतलब कि जब इसको बनाया कानून के थ्रू गया है तो इसको एंड भी कानून ही कर सकता है। इसका मतलब कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, कोई शेयर होल्डर आ रहा है जा रहा है, उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉमन सील होती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद साइन नहीं कर सकता, तो इसलिए कॉमन सील लगाई जाती है जो एक तरीके से उसके कंपनी के साइन के इक्विवेलेंट होते हैं, और जो भी साइनिंग अथॉरिटी है वो उस कॉमन सील पर साइन करती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होते हैं, आप अपना हिस्सा जो है, मालिकाना हक जो है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हो। और मे बी सूड और बी शूड, आप वो भी केस कर सकती है दूसरों के ऊपर, और उसके ऊपर भी कोई और थर्ड पार्टी केस कर सकता है। काइंड्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी के प्रकार अगर हम देखें तो सबसे पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। In this case, the liability of its member is limited to the extent of the nominal value of share held by them. If the member has paid full amount of the share, there is no liability on his part whatsoever may be the debt of the company। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो गया कि जो शेयर से किसी कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, मतलब कि उसने कितना हिस्सा खरीद रखा है उससे लिमिटेड हो जाती है। तो जो भी नॉमिनल फेस वैल्यू होती है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो वहीं तक है कि अगर मैंने 100 शेयर परचेज किए हैं तो 100 को 10 से मैं गुना करता हूँ तो 1000 मेरी लाइबिलिटी बनती है। और अगर मैं 1000 सारा, मतलब कि सारा पैसा अगर मैं वो 1000 रुपये पहले से चुका चुका हूँ तो अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, चाहे कंपनी के कितने भी डेप्ट्स बाकी हों अनपेड। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो देखिए नाम से पता चल रहा है गारंटी है। तो इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। तो यहाँ उन्होंने जो भी गारंटी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइबिलिटी डिसाइड होती है। तो जितना उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है उस बेस पर उनकी जो लाइबिलिटी है वो डिसाइड होती है। दस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग अप।
और फिर वो लाइबिलिटी आएगी भी कब, जब कभी कंपनी का वाउंड अप किया जाएगा, मतलब कि कंपनी को बंद किया जाएगा, उससे पहले लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। अनलिमिटेड कंपनीज जो बहुत कम मिलती है, व्हेन देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर द कंपनी इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। हमारे देश में ऐसी कंपनीज नहीं मिलती जो अनलिमिटेड कंपनी है, क्योंकि हम लास्ट ईयर भी जब हमने 11th में पढ़ा था तो हमने जो भी पढ़ा था यही पढ़ा था, एक फीचर यही पढ़ा था कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड है। तो हमारे यहाँ कोई भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं है, इवन दो हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि आप अनलिमिटेड कंपनी को भी सेटअप कर सकते हैं। अब नंबर के बेस पर अगर डिवाइड करने लगे तो आपको पता है एक पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसका आर्टिकल, क्योंकि दो डॉक्यूमेंट आपको पता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल या कंपनी के रूल अगर ये कहें कि वो अपने शेयर बेचने का मतलब बेच नहीं सकते, मतलब कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है अपने राइट को या अपने शेयर को बेचने की, ट्रांसफ़र करने की। ए प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2% एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, 1% कंपनी को अगर छोड़ दें तो, और लिमिट जो मैक्सिमम है वो 200 तक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मैक्सिमम डिसाइडेड है 1% कंपनी को अगर आप छोड़ दें तो। इन 200 में मेंबर या एम्प्लॉयज़ शामिल नहीं होते। पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब कि ये तीनों कंडीशन जो कंपनी फुलफिल नहीं करती वो प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। एंड इज़ ए कंपनी विच इज़ नॉट ए सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, और एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं होगी। तो ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक कंपनी होगी। दूसरा, वो प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं हो सकती, या कहें तो ये रूल उस पर एप्लीकेबल नहीं होते पब्लिक कंपनी में। या पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये लास्ट ईयर हमने 11th में पढ़ा था। 1% कंपनी जो अभी आई थी तो वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि 1% कंपनी किसको कहते हैं? ओपीसी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन ओपीसी एज कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज मेंबर, जिसका एक ही व्यक्ति क्या होता है? मालिक होता है, मेंबर होता है। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड करता है कि एक नेचुरल पर्सन, मतलब कि वास्तविक व्यक्ति, बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड द रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पीस ओपीसी। वही बना सकता है जो इंडिया का सिटीजन हो और इंडिया में रहता हो। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। वो कोई भी ऐसी जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता जो क्या हो? नॉन बैंकिंग हो, मतलब कि आप शेयर वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आप शेयर नहीं खरीद सकते। फिर है कि इट इज़ पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कभी भी 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी की 1% कंपनी की शेयर कैपिटल कभी भी 50 से ऊपर गई तो आप जो है 1% कंपनी की जो फीचर्स हैं, जो एडवांटेज हैं, वो खो देंगे। ऐसे ही अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 3 साल की 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई तो भी आप अपना ये अधिकार खो देंगे। तो 1% कंपनी ये होती है। अब शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी क्या होती है? तो ए कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल विच हैज़ नेसेसरली टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल पर्सन। These person are known as shareholder and the amount contributed by them is called share capital। क्योंकि पता ही है हमें कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने आप तो अपनी कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग मिलकर उनकी कैपिटल को बनाते हैं, और जो ये पर्सन होते हैं जो अपना अमाउंट उस कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उस बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। और जो पैसा वो उसमें लगाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। अब कैटेगरी क्या है शेयर कैपिटल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल।
Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue to its memorandum of association. The company cannot raise more than the amount of capital as specified in the memorandum of association. It is also called nominal or registered capital. तो देखिए नाम से यहाँ पर बता दिया कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल क्लोज होता है जो बताता है कि आप अपनी पूरे जीवन काल में, पूरी कंपनी के जीवन काल में कितनी शेयर कैपिटल पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई कैपिटल से ज़्यादा कभी भी शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं कर पाएंगी, मतलब कि अपनी कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। तो सबसे पहले ये होता है कि अपने पूरे जीवन काल में वो कितनी कैपिटल इशू कर सकते हैं, उसी को हम ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि जितना उस ऑथोराइज में से आपने पब्लिक को इशू कर दिया है। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज़ एक्चुअली इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इंक्लूडिंग द शेयर अलॉटेड टू द वेंडर्स एंड द सिग्नेटरीज टू द कंपनीज मेमोरेंडम। अब वो किसी को भी दिए हों, इशू का मतलब आप उनको इशू कर चुके हो, अब वो चाहे पब्लिक को इशू किए हों या वेंडर को दिए हों, डायरेक्टर को दिए हों, किसी को भी दिए हों। तो टोटल कितने की आप कैपिटल अब तक इशू कर चुके हो वो कहलाती है हमारी इशूड कैपिटल। Authorized capital which is not offered for public subscription is known as unissued capital। तो देखिए इशूड कैपिटल तो वो है जो इशू कर दी, और ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो अभी तक इशू नहीं किया है वो क्या कहलाएगा, अनइशूड कैपिटल। तो पूछा जा सकता है कि अनइशूड कैपिटल क्या होती है। अब आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब का मतलब आपने तो इशू किए, क्या पब्लिक ने उतने के लिए अप्लाई किया। मैं पब्लिक को देना चाहता हूँ 1,00,000 शेयर, पर पब्लिक ने अप्लाई किया 95,000 शेयर के लिए, तो फिर मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 95,000 रह जाती है। ठीक है, फिर वो बाद में इशू भी 95 ही हो जाएगी, क्योंकि इशूड मतलब सब्सक्राइब्ड से ज़्यादा इशू नहीं हो सकता। इशू और सब्सक्राइब लगभग एक होता है, पर जिस साल ये किया जाता है उस साल इशूड अलग होती है और सब्सक्राइब्ड अलग होती है। तो इशूड का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया वो कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक व्हेन द शेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब्ड फुल्ली बाय द पब्लिक। दो इशू कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल उस समय एक हो जाएगी, बट अगर इशूड कैपिटल से कम पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग मिलेगी आपको और इशूड कैपिटल आपको अलग मिलेगी। ये गारंटी है कि सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, और इशूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात आपको याद रखनी है। अब सब्सक्राइब्ड के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप का मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब तो कर दिया, क्या पूरा पैसा मैंने कंपनी ने मांग लिया है। आज के समय में अगर वैसे नॉर्मल चलन देखें तो पूरा पैसा एक बार मांग लिया जाता है, पर पहले किस्तों में मांगा जाता था। तो जैसे एक शेयर हम पढ़ते भी हैं, अभी हम जब अकाउंट्स बनाएंगे इसमें तो हम वही देखेंगे कि एक शेयर अगर 10 रुपये का है तो अगर कंपनी ने 8 मांगे हैं तो वो 8 कहलाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो 2 रुपये अभी नहीं मंगाए वो अनकॉल्ड पार्ट होता है उस इशूड कैपिटल का, जो अभी तक पब्लिक से मंगाया नहीं गया है। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर। द कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट और पार्ट और ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो क्या मंगाना चाहती है। फिर आता है पेड अप कैपिटल। एक्चुअली अब कॉल्ड अप और पेड अप तो नहीं रहा, अब सब्सक्राइब दो प्रकार की हो गई है। एक कहलाती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, बट अभी हम वहाँ लाइबिलिटी मतलब इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे। अभी हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि कॉल्ड अप पेड अप क्या होता है। तो पेड अप कैपिटल का मतलब मैंने तो 8 मंगाए, क्या कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उन्होंने वो सारा पैसा दे दिया। तो अगर कहीं पर कुछ पैसा नहीं मिलता, अब 8 की जगह एक शेयर होल्डर ने 7 रुपये दिए हैं, तो वो 7 रुपये जो हैं वो पेड अप है, और जो 1 रुपीज़ अभी तक उसने नहीं दिया उसको हम कॉल इन एरियर कह देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हेन द शेयर होल्डर हैव पेड ऑल द कॉल अमाउंट।
तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक हो जाती है, बट अगर शेयर होल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया है तो जो पैसा नहीं दिया उसको हम कॉल इन एरियर कह देते हैं। देयरफॉर पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन एरियर। तो जब हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, तो हम जो भी अमाउंट आएगा सब्सक्राइब्ड का उसमें से कॉल इन एरियर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिलता। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है अनकॉल्ड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन येट कॉल्ड अप। मैं बता चुका था अभी आपको कि जो पोर्शन अभी तक मैंने मंगाया नहीं है, कि मान लिया 10 का एक शेयर है, 8 रुपये मैंने मंगा लिए हैं, तो 2 रुपये जो हैं वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। एज स्टेटेड अर्लियर द कंपनी में कलेक्ट द अमाउंट एनी टाइम व्हेन इट नीड फर्दर फंड। तो कंपनी उस पैसे को जब भी कभी भी मंगा सकती है जब उसको फंड की ज़रूरत होगी। अब आती है रिजर्व कैपिटल। ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन होता है जो कंपनी ने अपने वाइंडिंग अप के लिए फिक्स कर लिया है। तो एक कंपनी में रिजर्व ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कभी कंपनी बंद होगी ये पैसा सिर्फ जब ही मंगाएगा जाएगा, इस पैसे को मैं उससे पहले नहीं मंगाऊंगा। तो ऐसी कोई भी जो कैपिटल होती है जो वाइंड अप के समय के लिए रोक दी गई है वो कहलाती है हमारी रिजर्व कैपिटल। सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ऐसे ही अनकॉल्ड पार्ट को हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, और ये वाइंडिंग अप के समय ही जो है हमारे काम आता है। नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर अगर हम देखें तो शेयर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो शेयर रेफर टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर का मतलब एक छोटा सा हिस्सा, अंश जिसको कहते हैं। तो अंश पूरे कैपिटल के छोटे छोटे वो भाग होते हैं जिनको हम छोटे छोटे भागों में बांट कर शेयर होल्डर को बेचते हैं या पब्लिक को ऑफर किया जाता है। Thus, a share is a fractional part of the share capital and form the basis of ownership interest in a company. The person who contribute money through shares are called shareholder। वो आपको पता ही है, बता दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर, अब देखें तो दो तरीके के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो ये दोनों टाइप्स ऑफ शेयर हैं। तो प्रेफरेंस शेयर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 द कंपनीज एक्ट 2013 ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्रेफरेंस शेयर कब कहलाते हैं, जब ये दो कंडीशन वो फुलफिल करें। दैट इट कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड आइदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और अमाउंट कैलकुलेटेड बाय ए फिक्स रेट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। या तो देखिए शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि आपको एक प्रेफरेंशियल राइट होती है कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये उनके पास एक राइट होती है। अब वो चाहे वो फिक्स अमाउंट में हो या वो जितना भी उस साल डिसाइड किया जा रहा हो, वो पहले उनको मिलेगा किसी भी प्रकार के डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। दूसरा, दैट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इट कैरी और विल कैरी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंशियल राइट टू बी द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को जब कभी कंपनी बंद होती है तो उस समय इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देने से पहले इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। ये एक उनकी एक और दूसरी राइट होती है। तो आप देखो कि इक्विटी शेयर होल्डर से दो प्रेफरेंशियल राइट इनके पास होती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। एक तो इनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, जब भी दिया जाएगा तो सबसे पहले यही डिविडेंड डिक्लेयर होता है। दूसरा, जब कभी कंपनी बंद होगी तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट की जाएगी, ठीक है, थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के बाद। अब अगर हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर 3 प्रकार के होते हैं, 3 के 6 हो जाएंगे। पहला है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिर है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और फिर है रिडीमेबल और इररिडीमेबल शेयर। अब
इनकी मैं थोड़ी थोड़ी आपको इंट्रोडक्शन सा दे दूँ। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है जो पार्टिसिपेट कर पाए कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं उसमें, मतलब कि वो मीटिंग वगैरह अटेंड कर सकते हैं तो वो पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई भी जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिसका डिविडेंड जो है अगर किसी साल डिक्लेयर नहीं होता तो वो ऐड होता चला जाता है, तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब जहाँ पर डिविडेंड अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, डिविडेंड का मतलब यही होता है। तो अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड डिक्लेयर प्रेफरेंस शेयर के लिए भी नहीं होगा। अब भाई यार रिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब है जिनका पैसा वापस करना है। तो प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, दैट्स मीन्स उसका एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसा वापस किया जाएगा। और इररिडीमेबल का मतलब है जो रिडीम नहीं होते, मतलब कि कंपनी उसका पैसा कभी भी वापस नहीं करेगी। अब आती है दूसरी टाइप जो इक्विटी शेयर है, जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं और जो मालिकाना हक रखते हैं असली। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ए कंपनीज एक्ट 2013 एन इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज़ नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। तो जो भी इक्विटी जो भी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो शेयर विच डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर टर्म्ड एज इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर। तो जहाँ पर कोई भी प्रेफरेंशियल राइट या उनको ना तो डिविडेंड से रिलेटेड ना ही उनकी कैपिटल को रीपे करने से रिलेटेड होती है, वो कहलाते हैं हमारे इक्विटी शेयर। द इक्विटी शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि एक्चुअल मालिक होते हैं कंपनी के, तो उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की अधिकार होता है, बट हाँ उससे पहले उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करना पड़ेगा। द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स्ड, उनका कोई भी फिक्स नहीं होता, वहाँ पर आपको प्रेफरेंस शेयर में वो फिक्स मिल जाएगा। इट मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हर साल दर साल जो है वेरी करता रहता है, जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं डिविडेंड की परसेंटेज को डिक्लेयर करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स परसेंटेज होती है। इशू ऑफ शेयर अब कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। फिर आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आप चेक करते हो और फिर क्या करते हो आप उनको उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर को अलॉट कर देते हो। एक क्लोज है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। द मिनिमम अमाउंट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू। तो एक कहा क्या है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने या सरकार ने कि आपको कम से कम उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस को, जिस वजह से आप पैसा रेज कर रहे हो उस वो पूरा हो सके। अब चाहे आप उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या भविष्य में आपको परचेज करनी हो, जिसका सारा पैसा आप इस इशू के शेयर के प्रोसीड से करेंगे, मतलब कि जो पैसा यहाँ से मिलेगा उससे करोगे। आप कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करना चाहते हो, कंपनी एनी कमीशन देना चाहते हो शेयर को इशू करने से संबंधित, तो उसके लिए पैसा आप शेयर के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। आपको रीपेमेंट करनी है जो उधार आपने ले रखा है तो भी आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। आपकी कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, छोटे समय की रिक्वायरमेंट है, तो भी आप शेयर इशू कर सकते हो। और ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में होता है उसके लिए भी हम शेयर, मतलब फंड चाहिएगा जब भी तो शेयर इशू करूँगा, अगर पैसा नहीं चाहिए तो मैं शेयर क्यों इशू करूँगा। तो ये तो उन्होंने बता रखा था कि डायरेक्टर किन किन चीज़ों की वजह से पैसा रेज कर सकते हैं। पर ये आपको नोट करना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर उतना आप शेयर आपको नहीं मिलेंगे तो आप शेयर पब्लिक को ऑफर कर ही नहीं सकते। वो होती है 90%। ठीक है, सेबी ने कहा है 2000 की अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई द कंपनी शेल फॉर विद refund the entire subscription amount as received if a delay occur beyond 8 days from the date of closure of subscription list
द कंपनी शैल बी लाइबल टू पे अमाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा अगर 90% आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं आती, और अगर 8 दिन से ज़्यादा डिले करते हो तो फिर 15% की रेट से आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट होता है जो कंपनी को रिसीव ज़रूर होना चाहिए जब भी कंपनी इशू करना चाहती है शेयर, वो 90% है। और 90% का अमाउंट जितना भी मैं इशू करना चाहता हूँ उसका मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो आपको सारा का सारा पैसा वापस रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरी का वो पोर्शन था जो हमारे इस चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंटली रिलेट करता है। कुछ एक वीडियो और थ्योरी के ऊपर मैं बनाऊंगा जहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी जो पेपर में पूछी जाती है उसको पढ़ेंगे, पर अभी कंसेप्चुअल थ्योरी थी इस चैप्टर की, वो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू।